Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our third lecture. In today's lecture, we will cover following topics: osmoregulation in different environments. We will study about three environments: marine environments, freshwater environment, terrestrial environment. Our second topic will be excretion, and our third topic will be excretion in plants. Now we will see osmoregulation in different environments. First, we will study marine environment. Organisms of marine environment show osmoregulation in following ways. मतलब मेरीन इन्वायरमेंट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑस्मो रेगुलेशन शो करेंगे. मोस्ट मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स. आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में दो प्लांट्स के ग्रुप पढ़े थे, ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं वो वाले एनिमल्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स के ग्रुप आपने पढ़े थे. वो एनिमल्स होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स जो क्या करते हैं, आप जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आइसोटोनिक रहता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुकाबले में. तो पहला ये हो गया कि मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या होंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे. सेकंड जो होंगे, सेकंड टाइप जो है मेरीन इन्वायरमेंट की, उसमें आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स. इसमें हैग फिशेस जो हैं वो क्या होंगी, आइसोटोनिक टू सराउंडिंग सी वाटर. हैग फिशेस भी आइसोटोनिक होंगी सराउंडिंग सी वाटर पे, इसलिए ये भी ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगी. थर्ड ग्रुप जो है मेरीन इन्वायरमेंट का वो है कार्टिलेजनस फिशेस. मोस्ट कार्टिलेजनस फिशेस मेंटेन लोअर साल्ट कंसनट्रेशन एज दैट ऑफ सी वाटर. देयर किडनीज एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स. अच्छा, कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं वो क्या करेंगी, वो साल्ट की लोअर कंसनट्रेशन मेंटेन करेंगी सी वाटर के अंदर. आपको पता है फिशेस जो हैं वो सी वाटर में होती हैं, तो सी वाटर कितना साल्टी होता है. तो जो कार्टिलेजनस फिशेज है वो क्या करेंगी, अपनी बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन को कम करेंगी. कैसे करेंगी साल्ट की कंसनट्रेशन कम, उनके जो किडनीज़ हैं वो साल्ट एक्सक्रीट करेंगे, उनकी बॉडी में से साल्ट को निकालेंगे. कार्टिलेजनस फिशेज जो हैं उनके अंदर जो किडनीज़ हैं वो गिल्स के ज़रिए साल्ट्स को निकालेंगे उनकी बॉडी से. इसके अलावा इन स्पीशीज़ के अंदर साल्ट निकालने के लिए एक और स्पेशल ग्लैंड होगा जिसको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं. रेक्टल ग्लैंड्स का आपने नाम याद रखना है, रेक्टल ग्लैंड और गिल्स. इनकी मदद से कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं वो अपनी बॉडी में से साल्ट को निकालेंगी. इस वजह से इनकी बॉडीज़ में सी वाटर की निस्बत साल्ट जो है वो कम से कम होगा. फोर्थ तरीक़ाकार जिसके ज़रिए मेरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है वो है some species have relatively low salt concentration in body fluids but retain urea. इस ग्रुप वाली जो फिशेज हैं उनके अंदर भी जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो सी वाटर की निस्बत कम होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया जो है उसको रखेंगी. और यूरिया आपको पता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है. जब यूरिया हाई कंसनट्रेशन में बॉडी में जमा हो जाता है तो वो हार्मफुल हो जाएगा. तो यूरिया की हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए ये वाली फिशेस एक और कंपाउंड है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, वो भी अपनी बॉडी के अंदर जमा करेंगी. तो अभी तक हमने पहले वाला पढ़ा है, उसमें मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या थे, ऑस्मो कन्फर्मर. हैग फिशेस जो हैं वो भी ऑस्मो कन्फर्मर हैं. थर्ड हमने कार्टिलेजनस फिशेस का पढ़ा है जो कि अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को कम रखेंगी सी वाटर की निस्बत. और कम कैसे करेंगी कि वो गिल्स के ज़रिए और रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए, इन दो चीज़ों के ज़रिए अपनी बॉडी में से साल्ट जो है उसको निकालेगी. थर्ड ग्रुप में हमने पढ़ा है कि वो यूरिया अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे. साल्ट की कंसनट्रेशन इस वाले ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनमें भी कम होगी, फिशेज है उनमें भी कम होगी सी वाटर की निस्बत, लेकिन इनकी बॉडी में यूरिया प्रेजेंट होगा. और यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए एक और कंपाउंड प्रेजेंट होगा जिसको कहेंगे ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड. उसके बाद बोनी फिशेज जो है जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करेंगी, बोनी फिशेस जो हैं डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स के. बोनी फिशेस के जो इंसेस्टर्स थे वो फ्रेश वाटर थे, लेकिन बोनी फिशेस जो हैं वो क्या हो गई हैं, अब मेरीन हो गई हैं. बोनी फिशेस कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्राम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. अब बोनी फिशेस भी आपको पता है सी वाटर में मौजूद हैं, तो बोनी फिशेस का अंदर वाला इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है और सी वाटर जो है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक. तो बोनी फिशेस के अंदर से जो पानी है वो निकलता रहेगा. These fishes have adopted to drink large amounts of sea water and excrete concentrated urine. ये क्या करेंगी,
साल्ट्स, पानी के साथ साथ साल्ट्स भी इनकी बॉडी से निकलेंगे, और इस मकसद के लिए ये क्या करेंगी, बोनी फिशेस लार्ज अमाउंट में सी वाटर पीती रहेंगी, जिसकी वजह से वो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करेंगी, यानी पानी अपने अंदर से कोशिश करेंगे कि कम निकालें और साल्ट जो है उनकी बॉडी में से ज़्यादा निकलते जाएँ। अब नेक्स्ट जो हमारा हो गया है, हम लोग आज पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। फर्स्ट इन्वायरमेंट जो कि मेरीन इन्वायरमेंट था, उसमें हमने 5 तरह के ग्रुप देखे हैं फिशेस के कि वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं वो। सेकंड जो है हमारा इन्वायरमेंट वो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब आपको पता है मेरीन इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म से उनका मसला ये था कि उनको सी वाटर के अंदर साल्ट्स किस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी, साल्ट्स इतने ज़्यादा हैं सी वाटर में कि उन्होंने किस तरह से अपनी बॉडी में साल्ट्स की कंसनट्रेशन को कम किया। अब फ्रेश वाटर में पानी बहुत ज़्यादा होगा। फ्रेश वाटर में हम वो वाले देखेंगे कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस तरह से कुछ अडॉप्ट करेंगे कि उनकी बॉडी में से पानी निकल सके। सी वाटर में रहने वाले, मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वालों ने साल्ट को निकालना था अपनी बॉडी से, और इन्होंने फ्रेश वाटर में रहने वालों ने पानी को निकालना। फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। मतलब उनको कॉन्स्टेंटली सामना करना पड़ रहा है। फ्लडिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी का सामना करना पड़ रहा है सी वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं। तो उनके अंदर एडॉप्टेशन जो है वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम पम्प आउट एक्सेस वाटर बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ये जो अमीबा, पैरामीशियम हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाएंगे जो कि पम्प आउट का मतलब है निकालेंगे, एक्सेस वाटर को उनकी बॉडी में से निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। उसके बाद डाइल्यूटेड यूरिन। दूसरी अडॉप्टेशन फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी कि वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जब यूरिन डाइल्यूट होगा तो पानी फिर और मज़ीद जो है वो उसमें से निकल सकेगा उनकी बॉडी में से। तो फ्रेश वाटर में रहने वालों को 2 तरह की तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं वो पानी को अपनी बॉडी में से निकालने के लिए। एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और दूसरा डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करके उनकी बॉडी 2 तरह की मेथड्स अडॉप्ट करती है। थर्ड जो है इन्वायरमेंट वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। पहले दोनों हमने पढ़ लिए। मेरीन इन्वायरमेंट में हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट से बच सकें, क्योंकि वो सी वाटर में मौजूद होते हैं, तो उन्होंने कैसे साल्ट अपनी बॉडी में कम से कम करना है। फ्रेश वाटर में रहने वाले बहुत ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं, इसलिए हमने ये देखा कि वो किस तरह से पानी अपनी बॉडी के अंदर से ज़्यादा जो है वो निकालेंगे। इस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करेंगे ना। आपको पता है साल्ट्स और वाटर का बैलेंस है, वही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ। हम हर इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे हैं। मेरीन में पाए जाने वालों का प्रॉब्लम था कि उनको नमकियात, साल्ट्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अब हमने तरीकाकार देखे कि किस तरह से वो साल्ट्स जो हैं अपनी बॉडी में से निकालती हैं। फ्रेश वाटर में रहने वालों को पानी का बहुत ज़्यादा सामना था, ये उनका मसला था, तो वो किस तरह से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी से निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब टेरेस्ट्रियल में पाए जाने वाले जो हैं उनको पानी के लॉस का सामना करना पड़ता है। ये टेरेस्ट्रियल वालों का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को वो किस तरह से हल करते हुए ऑस्मो रेगुलेशन का जो है फिनोमिना वो कंप्लीट करेंगे, ये हम देख लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। कौन कौन सी हैं। नंबर 1, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस। एक तो ये पानी के लॉस को बचाने के लिए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी सरफेस कवर होगी, जैसा कि जो इंसेक्ट्स हैं आपको पता है उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर मज़ीद स्किन की लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है, मोटी स्किन की लेयर्स पाई जाएगी वर्टिब्रेट्स की बॉडी में। तो ये पहला तरीकाकार है कि वो किस तरह से पानी के लॉस को बचा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल आपको पता है खुश्की वाला इन्वायरमेंट होता है, तो खुश्की वाले इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको पानी लॉस होने से उन्होंने बचाना है, क्योंकि उनको पानी ज़्यादा नहीं मिल रहा होता, इसलिए पानी की कमी को उन्होंने जो है वो कम से कम करना है। तो वो किस तरह से होगा। पहला हमने पढ़ा है एडॉप्टेशन उनकी कि उनकी बॉडी सरफेस जो है वो कवर होगी। सेकेंड एडॉप्टेशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ड्रिंक एंड ईट मॉइस्ट फूड। नमी वाली, वो पानी ज़्यादा पियेंगे और नमी वाली खुराक जो है टेरेस्ट्रियल में पाए जाने वाले वो खाएंगे, ताकि पानी की कमी उनके अंदर पूरी हो सके, पानी की कमी की तलाफ़ी हो सके, टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट है एनिमल्स हैव
सम मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडॉप्टेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडॉप्टेशन होती है। वो कौन सी है? जैसा कि कैंगरू रैट एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। वो क्या करता है, बहुत सारा टाइम बगैर पानी पिए गुजार सकता है। किस तरह से? क्योंकि वो पानी नहीं पीता, लेकिन सहराई पौधे जो होंगे उनके बीज खाएगा। उनके बीज के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। जब कार्बोहाइड्रेट्स उनकी बॉडी में जाएंगे तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जब भी ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके नतीजे में पानी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से उसकी बॉडी में पानी की कमी जो है वो किसी हद तक पूरी होगी। तो ये एक तीसरा तरीकाकार है कि पानी की कमी किस तरह से पूरी कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ये एक और चीज़ है। आपने देखा कि जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती का सामना करना पड़ता है, यानी उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल में पानी की चूँकि कमी होती है इसलिए वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। ये एक और एडॉप्टेशन है टेरेस्ट्रियल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की। एडॉप्टेशन कह लो या फिर ऑस्मो रेगुलेशन का मेथड कह लो कि किस तरह टेरेस्ट्रियल वाले जो हैं वो ऑर्गेनिज्म वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी को। ये उसके मेथड है ऑस्मो रेगुलेट करने के मेथड। इसी तरह से मेरीन में ऑस्मो रेगुलेट करने के मेथड हमने पढ़े थे कि फिशेज़ जो हैं वो किस किस तरह से अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करती हैं। तो ये इनको आप एडॉप्टेशन भी कह सकते हो। ये मुख्तलिफ तरह इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट डाउन द एडॉप्टेशंस ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या फिर हाउ मेरीन ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेट। मतलब मुख्तलिफ ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लोग यही लिखोगे। लास्ट वाला पॉइंट जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकती है उनकी बॉडी। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। इनकी इस प्रॉपर्टी को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, ठीक है। तो हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं उसके हमने 5 मेथड्स पढ़ लिए हुए हैं। तो ये 5 मेथड्स आप लोगों ने अच्छी तरह से इसी तरह से पॉइंट्स के साथ कर लेने के बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो थर्ड टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन के बाद एक्सक्रीशन का टॉपिक था। ऑस्मो रेगुलेशन अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक एक्सक्रीशन का स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ना कि 3 जो हैं ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, ये तीनों जो हैं कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के। तो ऑस्मो रेगुलेशन वाला कंपोनेंट जो था वो अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सक्रीशन पढ़ने लगे हैं। एक्सक्रीशन जो है वो है elimination of waste metabolites mainly of nitrogenous nature is called excretion. Plants and animals have different excretory products as they have different metabolic processes occurring in them. अब प्लांट्स के और एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एनिमल के वो कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। पहले वाला है एनिमल इन एनिमल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, प्लांट्स में जो है वो एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म होगा। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये पहले वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के। उसके बाद प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं एनिमल्स में पाई जाती, उनका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। और नाइट्रोजन आपको पता है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर नाइट्रोजन बॉडी में जमा हो जाए तो वो टॉक्सिक होती है, उसको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एनिमल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स देखते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट इन कंट्रास्ट टू एनिमल्स। प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड कौन सा होता है? जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड में प्लांट ऑक्सीजन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस के रिलीज होती है, ठीक है ना। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो रेस्पिरेशन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आ जाएगी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टोर्ड इन द बॉडी एंड लेटर रिमूव्ड। तो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बाद में उनकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये इस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए प्लांट्स और एनिमल्स के, हमने पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स अंडरगो एक्सक्रीशन।
इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने लाइफ पढ़ा था, व्हाट इज़ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। तो ये एक्सक्रीशन जो है वो लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सक्रीशन के बगैर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। आपको पता है बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट अगर जमा होने शुरू हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे बॉडी के लिए। इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। अच्छा, प्लांट्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा हो रही है और रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा हो रही है और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस याद हों और उनकी इक्वेशन याद हों तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है और रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह से जो है वो होती है एक्सक्रीशन। आपने आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया, आपने इसी तरह से हेडिंग से कर लेना है, पॉइंट्स के साथ कर लेना है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है वो किन तरीक़ों से होती है। नंबर 1, ट्रांसपायरेशन। पानी आपको पता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में भी प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में भी प्रोड्यूस होता है। तो पानी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है, पानी बॉडी से कैसे रिमूव होता है या निकलता है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। तो पहला मेथड एक्सक्रीशन का जो प्लांट्स में है वो है ट्रांसपायरेशन। दूसरा मेथड है वैक्यूल। आप अगर प्लांट का आपको प्लांट आप लोगों ने प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, उनको देखा था। प्लांट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा प्लांट के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए। जब ज़रूरत हो तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं और जब प्लांट को ज़रूरत हो तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेता है जो कि बाद में निकाल दिए जाते हैं वैक्यूल से उनकी बॉडी के ज़रिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन के ज़रिए। तो ये प्लांट के पास सेकंड था, फर्स्ट ट्रांसपायरेशन, दूसरा मेथड है वैक्यूल के ज़रिए। वैक्यूल में स्टोर कर दी गई वेस्ट प्रोडक्ट को और उसको जब ज़रूरत महसूस हुई तो फिर बॉडी से निकाल दिया गया। थर्ड है लीव्स। आपको पता है ख़िज़ा में ऑटम के सीज़न में प्लांट्स के येलो कलर के पत्ते जो है वो गिरते हैं प्लांट्स के ऊपर से। तो वो येलो कलर जो है वो प्लांट्स का क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। तो प्लांट्स के पत्तों को इस वजह से एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है। ये एक्सक्रीटोफोर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर क्यों कहा जाता है प्लांट्स को, एक्सक्रीटोफोर जो है वो क्यों कहा जाता है प्लांट्स को, क्योंकि वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इस वजह से उनको एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और जब सीज़न आता है, ऑटम का सीज़न आता है, तो उस सीज़न के दौरान जब वो पत्ते गिरते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट पौधे में से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनको एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। तो लीव्स थर्ड वाला पॉइंट था जिसके ज़रिए प्लांट में एक्सक्रीशन होती है। बल्कि जो लीव्स का कलर होता है येलो कलर होता है, वो भी ये ख्याल किया जाता है, ये माना जाता है कि अच्छा ऑटम सीज़न जो है, द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज सीजनल टाइम फॉर प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सीजनल टाइम प्लांट्स का उनके वेस्ट प्रोडक्ट से गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का कब है सीजनल टाइम प्लांट्स का, ऑटम सीजन, खज़ां के सीज़न में। It is believed that change in color of the leaves is not due to the removal of chlorophyll but due to the storage of pigmented compounds in leaf. Pigmented compounds जो कि लीव के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट जो लीव में स्टोर हो रहे हैं वो पिगमेंटेड होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन से कभी येलो हो जाएगा, कभी किसी और कलर में वो चेंज हो जाएगा लीफ जो है, तो मोस्टली येलो ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ प्लांट का एक्सक्रीशन का जो है वो तरीकाकार है वो क्या होगा, ब्रांचेज एंड ट्रंक। प्लांट्स जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट अपने ब्रांचेज और ट्रंक में भी स्टोर करते हैं। आपने कुछ दरख्तों का देखा होगा अंदर वाला पोर्शन, अगर आपने कटे पड़े कहीं देखे हों कि वो अंदर से उनकी लकड़ी बिल्कुल ब्लैक होती है, तो वो जो ब्लैक लकड़ी का होना है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का अंदर जमा हो जाने की वजह से होता है, ठीक है। जैसा कि ई बोनी में होता है, ई बोनी जो है वो ब्लैक वुड है, मतलब जो सेंटर से बिल्कुल ब्लैक हुई होती है, और वो किस वजह से ब्लैक हुई है कि उसमें प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जमा हुए हुए थे। तो ब्रांचेज और ट्रंक में अगर प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है उसकी वुड, और उसको वहाँ से काट के निकाल दिया जाता है, तो उस तरह का जो एक्सक्रीशन का मेथड है वो ब्रांचेज और ट्रंक के लिए होगा। इसके अलावा प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में रिलीज़ करते हैं, रिलीज ऑफ वेस्ट इनटू द सॉइल। ऐसे प्लांट जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में रिलीज़ करते हैं उनका मकसद क्या होता है कि वो उसको केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। आपने देखा होगा अक्सर दरख्तों के नीचे या कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे उनके काफ़ी दूर दूर तक एरिया में जो है वो कोई और पौधा नहीं उगा होता,
इसकी क्या वजह है कि वो प्लांट अपने केमिकल, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अपने वेस्ट प्रोडक्ट उस जगह पे रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल वेपन के तौर पे काम करते हैं, यानी वो वहाँ पे किसी और पौधे को उगने नहीं देते। ठीक है, तो ये कौन ऐसा करता है? कॉनिफर्स। कॉनिफर प्लांट का ऐसा ग्रुप है जो इसकी एग्जांपल में आता है, जिसमें प्लांट जो हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में रिलीज़ करते हैं। जो उनके इर्द गिर्द वाली सॉइल होती है ना, जिसमें पौधा उगा हुआ होता है, उस सॉइल में जब प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करता है तो उस तरीकाकार में जो है ये एक और तरीकाकार है, यानी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने का। तो ये हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ लिए। बुक से मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने कितना लेक्चर कवर किया है। आप लोगों ने ये पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ये वाला टॉपिक पढ़ा है। मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में ये पहला था मेरीन इन्वायरमेंट, ये है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ये है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये देखें पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने इनकी हेडिंग्स और इनके पॉइंट्स बना दिए हैं बल्कि। ठीक है, आपने पॉइंट्स करने हैं याद। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये वाला टॉपिक था। एक्सक्रीशन में ये वाली पैराग्राफ में प्लांट में एक्सक्रीशन आए हुए हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसमें एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आए हुए हैं, मैंने इसके भी आपको पॉइंट बना दिए हैं। और ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भी पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में पेज में एक दिया हुआ है, तो मैंने आपको इसके भी 5 पॉइंट्स बना दिए हैं, आपने वो पॉइंट्स ही करने हैं चार। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है लेसन को, और इससे रिलेटेड आप लेक्चर पूरा सुना करें ज़रूर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है वो लेक्चर ये प्रिपेयर करके दिए जाते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग ज़रूर पूछें।